आप जानते हैं अपने इस नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी किसी शख्सियत से भेंट कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने क्या सोचा था, कैसे यहाँ तक पहुँचे। जाहिर है वो समाज के लिए एक आदर्श हैं, तो किस तरह से उन्होंने ये आदर्श स्थापित किए, यही सब कुछ हम समझते हैं। और ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी हैं, माफ कीजिएगा राजेंद्र शुक्ला जी हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में, विधायक हैं और ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अब ऐसे समय में सरकार आपकी है, ऐसे समय में इस खाली समय में जाहिर है राजनेता की तरह आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं इस समय को? देखिए, इस समय कोरोना का जो संकट है देश और दुनिया के सामने बहुत गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है। और हम सारे लोगों का दायित्व है और इसी दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ कि लोगों को किस तरीके से राहत पहुँचाई जा सके, किस तरह संकट में फंसे हुए लोगों को उस संकट से निकालने में मदद की जा सके। और कोरोना की महामारी संक्रमण के रूप में और फैले ना, इसके लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि इस संकट के विकराल होने के पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई और उसके कारण जो अप्रवासी मजदूर संकट में थे उनको राहत मिली है। और एक बीमारी को नियंत्रण करने में भी बहुत जो सुशासन उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित होता है, उसके माध्यम से चीज़ों को नियंत्रण करने में बड़ी मदद मिली है। तो हम सारे लोग इस समय इसी काम में लगे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से कर रहे हैं, लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, लोग किस तरह की मदद चाहते हैं, लोग किस तरह की बातें हैं। शुरू में जब ये लॉकडाउन बंद शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे परिवार थे जो रोज कमाते और खाने वाले परिवार थे। यदि हमने उनको 21 दिन के लिए कहा कि घर से मत निकलिए, नहीं तो बीमारी के फैलने का खतरा है, तो ये हम सबका दायित्व था कि हम 21 दिनों तक उनको राशन उनके घरों में पहुंचा दें, जिससे कि उनको खाने पीने की समस्या से न जूझना पड़े और घर से बाहर ना निकलें, तो वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दें। तो इसके लिए शुरू में ही मैं तो पूरे देश में इस प्रकार का काम चला, लेकिन रीवा में भी स्वयंसेवी जो संगठन है उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। तो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया। जो प्रशासन और पुलिस के लोग थे उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में तो ये मॉनिटरिंग होती रही, व्यवस्थाएं होती रही। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि लॉकडाउन 2 शुरू होते ही उन्होंने गरीबों को अनाज देने के लिए कोरोना की मदद के नाम पर 5 किलो जो अनाज है वो प्रति व्यक्ति देने के लिए ऐसे लोगों को जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं भी था। गरीबी रेखा वालों को तो मार्च अप्रैल मई का मिला, लेकिन जो गरीबी रेखा के लिए नहीं जुड़ पाए नाम, या जिनको पात्रता पर्ची नहीं थी और वो भी डेली कमाने खाने वाले लोग थे, जिनकी मदद हम लोग लॉकडाउन 1 के दौरान चिंता की, उसके लिए उन्होंने कोटे की दुकान, राशन की दुकान को पूरी तरीके से गरीबों के लिए खोला और पर्याप्त अनाज कोटे में पहुंचाया गया, जिससे कि अकेले रीवा शहर में यदि आप देखें तो 10 से 12 हजार ऐसे परिवार थे जिनको इसमें शामिल किया गया, जो आमतौर पर शामिल नहीं होते। तो खाद्य सुरक्षा जो करना सबसे पहली आवश्यकता थी। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो कहीं से भी ये खबर नहीं आई कि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है। तो एक तो पहली व्यवस्था ये की गई शासन के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा। दूसरी कि जो रीवा के बाहर लोग फंसे हुए थे उनको ई पासेस की आवश्यकता थी। ई पासेस के लिए भी परमिशन मिलने के बिना वो एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा नहीं सकते थे, बहुत जरूरी होता था कभी कभी जाना। तो इस प्रकार के लोगों के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी को अपने नंबर उपलब्ध कराए और लोग संपर्क करते रहे, उनके काम होते रहे। जो रीवा के बाहर गरीब मजदूर फंसे थे उनको भी काम नहीं था, उनको भी राशन मिलना जरूरी था।
उनको भी, चाहे गोवा में भी यदि विंध्य का कोई आदमी था, पुणे में भी था, महाराष्ट्र में, गुजरात, सूरत में भी यदि था और उसने कहा कि हमें राशन की आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी संगठन के माध्यम से भी उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और शुरू में तो लोग बड़े निश्चिंत थे कि हमको राशन मिल गया और अब कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग कमरे के अंदर हैं, घर के अंदर हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में 4000 लोग इंदौर में रीवा सतना के हैं। उन लोगों को भी इस प्रकार की मदद की जरूरत थी और उनको इस प्रकार की मदद पहुंचाई गई। जब बड़े पैमाने पर ये सब कुछ किया गया, उसके बाद भी आपको क्या लगता है श्रमिक क्यों बाहर निकल आए इस तरह से? देखिए, श्रमिकों के बाहर निकलने के पीछे कारण ये था कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 तक तो बहुत अनुशासित रहे वो, लेकिन उसके बाद उनके मन में अपने घर में जाने की एक जो इच्छा थी वो उनको रोक नहीं पाई। अब यदि वो निकल ही पड़े हैं तो नहीं, ऐसी जानलेवा इच्छा कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल पड़े। जाहिर है कहीं ना कहीं विश्वास घटा होगा उनका। वो जो जिस तरह की आपूर्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, आप किसी एक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सारे देश में या खास तौर से उस तरह की बड़ी जगहों पर नहीं हो पाई, वो कनेक्ट नहीं हो पाया, सूरत हो या महाराष्ट्र हो। उनको खाद्य सामग्री की कमी के कारण निकल पड़े, ये सही नहीं है। सही ये है कि खाद्य सामग्री मिलने के बाद भी बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब हमको राशन नहीं चाहिए, अब हमको अपने घर जाना है। अपने घर के प्रति जो उनका एक जाने का स्वाभाविक मानवीय जो भावना होती है, उस भावना ने वहां पर काम किया। सरकार के सामने संक्रमण का खतरा था, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 तक तो अनुशासन का पालन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी कीमत पर जाएंगे। तो ये 1-2 दिन का मामला है जब ये बात सामने आई कि लोग पैदल निकल पड़े हैं, और जब प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ा कि पैदल निकल पड़े हैं, तो फिर उन्होंने तत्काल श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला किया। तो क्या ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, ठीक ढंग से इसको समझ नहीं पाए, ट्रेनें समय पर नहीं चलाई गई? इसके अलावा एकदम से लॉकडाउन कर देने की वजह से पहले एक आ गया 21 दिन आपको दे दिया जाता है, अब 21 दिन में सब चेन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और फिर आखिर में खत्म हो गया। लॉकडाउन बढ़ाना कोई खुशी से तो हो नहीं रहा था, किसी को इससे बहुत फायदा होने वाला था ऐसा तो था नहीं। लॉकडाउन बढ़ाने का एकमात्र कारण था कि अभी वायरस के संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। और ये सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते थे, तो आपने देखा होगा कि चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, चाहे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी जहां शासन में है, वहां के मुख्यमंत्रियों का भी लगातार ये दबाव था कि लॉकडाउन को बढ़ाइए। लेकिन एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए यदि इस प्रकार से सड़कों में निकलने लगे, तो एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ खाई जैसी। उनकी कई तरह की डिमांड भी थी, सिर्फ लॉकडाउन डिमांड नहीं थी, और भी बहुत तरह की डिमांड थी, और वो ज्यादातर डिमांड जो है उसके साथ समन्वय नहीं हुआ। और सबसे बड़ा यही विपक्षी आरोप लगाता रहा है लगातार कि पहले विश्वास में नहीं लिया गया। संघीय ढांचे में सरकारें भी ये आरोप लगाती रही, राज्य सरकारें, कि उनको पहले विश्वास में नहीं लिया गया। एक दिन अचानक ये कह दिया गया कि लॉकडाउन है रात में 12 बजे से। नहीं, यदि अचानक लॉकडाउन लगा और शुरू के 21 दिन लोगों ने उसका स्वागत किया, और 21 दिन तक और उसके बाद 19 दिन के लॉकडाउन में अनुशासन में रहते उसका पालन किया, तो लॉकडाउन गलत लगा या गलत समय पर लगा ये सवाल ही खत्म हो जाता है। मुद्दा तो यह है कि जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, तब लोगों ने अपने घर में जाने के लिए मन पूरी तरह से लोगों ने बना लिया कि अब हमको निकलना है। तो जब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में निकलने का मन बना लिया, तो भले संक्रमण का खतरा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो उस समय सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय लिया गया। श्रमिक ट्रेनें चलानी शुरू हुई, और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 99% लोग बसों के माध्यम से और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने घरों में पहुंचे। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनको सही समय पर ट्रेन नहीं मिली। इतने बड़ी आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, देश दुनिया में संपर्क हैं आपके, एक सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब कोई भी चीज होती है, जैसे एयरलिफ्ट करके हमने दुनिया भर से लोगों को बुला लिया, जब हमें एहसास था कि आने वाले वक्त में हमें इस तरह की चीजें करनी, इस तरह के कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे, तो हमने उसके पहले इस तरह की तैयारी नहीं की। ये अर्थशास्त्री, ये जानकार, ये विपक्ष, सब तरह के लोग कहते हैं कि लॉकडाउन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को समय पर
उनकी परिस्थितियों से, वो कहाँ रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, आगे क्या रोजगार करेंगे, कैसे करेंगे, उन सबके हिसाब से हमको पहले से एक तैयारी करनी थी। और 21 दिन का हमको एक ब्रीडिंग टाइम मिला था, उसमें हम सुनियोजित रूप से योजना बना सकते थे, लोगों की भावना समझ सकते थे। इसलिए कि 21 दिन के पहले लॉकडाउन में ही लोग सड़कों पर आ गए थे, खासतौर से नोएडा और दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियां हुई थी। तो क्या हम अनुमान नहीं लगा पाए? मेरा सवाल वही था। मेरा जवाब शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में लोगों ने अनुशासन का पालन किया, और पूरे देश में नहीं दुनिया में ये माना गया कि कोरोना के से मुकाबला करने के मामले में दुनिया में यदि किसी नेता ने सबसे बेहतर कदम उठाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। ये सिर्फ देश के लोगों ने नहीं माना, दुनिया के लोगों ने माना, और बल्कि यूरोपीय देशों को और अमेरिका को कटघरे में भी लोगों ने खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी जी जैसी स्ट्रांग विल पावर का परिचय देना चाहिए था। और इतने बड़े देश में जो विविधताओं से भरा हुआ है, वहां पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोरोना के जंग लड़ने में जो काम उन्होंने किया वैसा अन्य देशों में भी होना चाहिए था। और उसके बाद इतने बड़े देश में इस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको जिस कुशलता के साथ उनके घरों तक पहुंचाने का भी काम उन्होंने किया, वो भी एप्रिसिएशन उसका भी होना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार हम फिर चर्चा करेंगे, एक बार रीवा की तरफ लौटेंगे और फिर मुंबई सोनू सूद की तरफ भी जाएंगे। समझेंगे राजेंद्र जी का इसके पीछे क्या मकसद था, और वो उन्होंने सोनू सूद से संपर्क किया तो क्या सोचकर किया, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की, खासतौर से पूरे विंध्य में लोगों की मदद की। तो जाहिर है कितने लोगों का हाथ बटाना जरूरी है, किस तरह से मदद लेना जरूरी है, उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बहुत है, तो हम उनसे समझेंगे कि विस्तार में क्या होने वाला है, वो अपना भविष्य। कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ऐसे शत्रु से जंग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमला करता है। कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल आप सब योद्धाओं का एक एक पल नमन योग्य है। ये मानवता की रक्षा के संघर्ष को समर्पित है। सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के जांबाज जवानों, सफाई कर्मचारी, नगरीय निकाय, राजस्व के योद्धाओं का योगदान अमूल्य है। इन प्रयासों के प्रति सम्मान दिखाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन योद्धाओं को 50 लाख रुपए की सुरक्षा दी है। कोरोना योद्धाओं की सेवा के आगे इस राशि की कोई कीमत नहीं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोगों की भावना जुड़ी है। सभी सेवाभावी संस्थाओं और कई अनगिनत योद्धाओं की सेवा भी नमन योग्य, जो इस जंग में लगातार साथ बने हैं। इन योद्धाओं की क्षमता, कौशल, ऊर्जा, जुनून और जज्बे पर मध्य प्रदेश को गर्व है। कोरोना से जंग में हमारे योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं, उनकी सेवा अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। सेवा निधि के रूप में उनको 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, हमने फैसला किया है। हमने एक तो सुरक्षा कवच रखा है 50 लाख रुपए का, अनहोनी कोई हुई तब के लिए, ये उनके प्रति मध्य प्रदेश की जनता का सम्मान। कोरोना हारेगा, हम सब जीतेंगे। याद रहेगा कोरोना योद्धाओं का संघर्ष और समर्पण। कोरोना के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार स्टेट कंट्रोल रूम ने लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता, आवश्यक सामान, दूध, राशन, सब्जी, गैस की आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन, सफाई और निगम की सेवा के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 0755241180। व्हाट्सएप नंबर है 8989011180 और टोल फ्री नंबर है 104-181 और 1100।
नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी किसी शख्सियत से भेंट कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने क्या सोचा था, कैसे यहाँ तक पहुँचे। जाहिर है वो समाज के लिए एक आदर्श हैं, तो किस तरह से उन्होंने ये आदर्श स्थापित किए, यही सब कुछ हम समझते हैं। और ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी हैं, माफ़ कीजिएगा राजेंद्र शुक्ला जी हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में, विधायक हैं और ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अब ऐसे समय में सरकार आपकी है, ऐसे समय में इस खाली समय में जाहिर है राजनेता की तरह आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं इस समय को? देखिए, इस समय कोरोना का जो संकट है देश और दुनिया के सामने बहुत गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है। तो हम सारे लोगों का दायित्व है और इसी दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ कि लोगों को किस तरीके से राहत पहुँचाई जा सके, किस तरह संकट में फंसे हुए लोगों को उस संकट से निकालने में मदद की जा सके और कोरोना की महामारी संक्रमण के रूप में और फैले ना, इसके लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि इस संकट के विकराल होने के पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई है और उसके कारण जो अप्रवासी मजदूर संकट में थे उनको राहत मिली है और इस बीमारी को नियंत्रण करने में भी बहुत जो सुशासन उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित होता है उसके माध्यम से चीज़ों को नियंत्रण करने में बड़ी मदद मिली है। तो हम सारे लोग इस समय इसी काम में लगे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से कर रहे हैं, लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, लोग किस तरह की मदद चाहते हैं? देखिए, 2-3 प्रकार की बातें हैं। शुरू में जब ये लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे परिवार थे जो रोज़ कमाते और खाने वाले परिवार थे। यदि हमने उनको 21 दिन के लिए कहा कि घर से मत निकलिए, नहीं तो बीमारी के फैलने का खतरा है, तो ये हम सबका दायित्व था कि हम 21 दिनों तक उनको राशन उनके घरों में पहुंचा दें, जिससे कि उनको खाने पीने की समस्या से न जूझना पड़े और घर से बाहर ना निकलें, तो वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दें। तो इसके लिए शुरू में ही मैं तो पूरे देश में इस प्रकार का काम चला, लेकिन रीवा में भी स्वयंसेवी जो संगठन है उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको, तो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया। जो प्रशासन और पुलिस के लोग थे उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में तो ये मॉनिटरिंग होती रही, व्यवस्थाएं होती रही। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि लॉकडाउन 2 शुरू होते ही उन्होंने गरीबों को अनाज देने के लिए कोरोना की मदद के नाम पर 5 किलो जो अनाज है वो प्रति व्यक्ति देने के लिए ऐसे लोगों को जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं भी था। गरीबी रेखा वालों को तो मार्च अप्रैल मई का मिला, लेकिन जो गरीबी रेखा में नहीं जुड़ पाए नाम या जिनको पात्रता पर्ची नहीं थी और वो भी डेली कमाने खाने वाले लोग थे, जिनकी मदद हम लोग लॉकडाउन 1 के दौरान चिंता की, उसके लिए उन्होंने कोटे की दुकान, राशन की दुकान को पूरी तरीके से गरीबों के लिए खोला और पर्याप्त अनाज कोटे में पहुंचाया गया, जिससे कि अकेले रीवा शहर में यदि आप देखें तो 10 से 12 हज़ार ऐसे परिवार थे जिनको इसमें शामिल किया गया, जो आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा जो करना सबसे पहली आवश्यकता थी। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो कहीं से भी ये खबर नहीं आई कि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है। तो एक तो पहली व्यवस्था ये की गई शासन के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा। दूसरी कि जो रीवा के बाहर लोग फंसे हुए थे उनको ई पासेस की आवश्यकता थी। ई पासेस के लिए भी परमिशन मिलने के बिना वो एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा नहीं सकते थे, बहुत ज़रूरी होता था कभी कभी जाना। तो इस प्रकार के लोगों के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी को अपने नंबर उपलब्ध कराए और लोग संपर्क करते रहे, उनके काम होते रहे। जो रीवा के बाहर गरीब मजदूर फंसे थे उनको भी काम नहीं था, उनको भी राशन मिलना जरूरी था। उनको भी, चाहे गोवा में भी यदि विंध्य का कोई आदमी था
पुणे में भी था, महाराष्ट्र में, गुजरात, सूरत में भी ये दिखा था और उसने कहा कि हमें राशन की आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी संगठन के माध्यम से भी उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और शुरू में तो लोग बड़े निश्चिंत थे कि हमको राशन मिल गया है और अब कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग कमरे के अंदर हैं, घर के अंदर हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में 4000 लोग इंदौर में रीवा सतना के हैं। उन लोगों को भी इस प्रकार की मदद की ज़रूरत थी और उनको इस प्रकार की मदद पहुंचाई गई। जब बड़े पैमाने पर ये सब कुछ किया गया, उसके बाद भी आपको क्या लगता है श्रमिक क्यों बाहर निकल आए? देखिए, श्रमिकों के बाहर निकलने के पीछे कारण ये था कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 तक तो बहुत अनुशासित रहे वो, लेकिन उसके बाद उनके मन में अपने घर में जाने की एक जो इच्छा थी वो उनको रोक नहीं पाई। अब यदि वो निकल ही पड़े हैं तो प्रधान ऐसी जानलेवा इच्छा कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल पड़े। जाहिर है कहीं ना कहीं विश्वास घटा होगा उनका। वो जो जिस तरह की आपूर्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, आप किसी एक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सारे देश में या खास तौर से उस तरह की बड़ी जगहों पर नहीं हो पाई, वो कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं आपको उनको खाद्य सामग्री की कमी के कारण वो निकल पड़े, ये सही नहीं है। सही ये है कि खाद्य सामग्री मिलने के बाद भी बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब हमको राशन नहीं चाहिए, अब हमको अपने घर जाना है। अपने घर के प्रति जो उनका एक जाने का स्वाभाविक मानवीय जो भावना होती है, उस भावना ने वहाँ पर काम किया। सरकार के सामने संक्रमण का खतरा था, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 तक तो अनुशासन का पालन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी कीमत पर जाएंगे। तो ये 1-2 दिन का मामला है जब ये बात सामने आई कि लोग पैदल निकल पड़े हैं, और जब प्रधानमंत्री जी को ये मालूम पड़ा कि पैदल निकल पड़े हैं, तो फिर उन्होंने तत्काल श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला किया। तो क्या ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, ठीक ढंग से इसको समझ नहीं पाए, ट्रेनें समय पर नहीं चलाई गई? इसके अलावा एकदम से लॉकडाउन कर देने की वजह से पहले ये कहा गया 21 दिन आपको दे दिया जाता है, अब 21 दिन में सब चेन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और फिर आगे। देखिए, लॉकडाउन बढ़ाना कोई खुशी से तो हो नहीं रहा था, किसी को इससे बहुत फायदा होने वाला था ऐसा तो था नहीं। लॉकडाउन बढ़ाने का एकमात्र कारण था कि अभी वायरस के संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। और ये सिर्फ ये प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते थे, तो आपने देखा होगा कि चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, चाहे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ शासन नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों का भी लगातार ये दबाव था कि लॉकडाउन को बढ़ाइए। लेकिन एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए यदि इस प्रकार से सड़कों में निकलने लगे, तो एक तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई जैसी। उनकी कई तरह की डिमांड भी थी, सिर्फ लॉकडाउन डिमांड नहीं थी, और भी बहुत तरह की डिमांड थी, और वो ज़्यादातर डिमांड जो है उसके साथ समन्वय नहीं हुआ। और सबसे बड़ा यही विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है लगातार कि पहले विश्वास में नहीं लिया गया। संघीय ढांचे में सरकारें भी ये आरोप लगाती रही हैं, राज्य सरकारें, कि उनको पहले विश्वास में नहीं लिया गया। एक दिन अचानक ये कह दिया गया कि लॉकडाउन है रात में 12 बजे से। नहीं, यदि अचानक लॉकडाउन लगा और शुरू के 21 दिन लोगों ने उसका स्वागत किया और 21 दिन तक, और उसके बाद 19 दिन के लॉकडाउन में अनुशासन में रहते उसका पालन किया, तो लॉकडाउन गलत लगा या गलत समय पे लगा, ये सवाल ही खत्म हो जाता है। मुद्दा तो यह है कि जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, तब लोगों ने अपने घर में जाने के लिए मन पूरी तरह से लोगों ने बना लिया कि अब हमको निकलना है। तो जब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में निकलने का मन बना लिया, तो भले संक्रमण का खतरा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो उस समय सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय लिया गया। श्रमिक ट्रेनें चलानी शुरू हुई और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 99% लोग बसों के माध्यम से और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने घरों में पहुंचे। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनको सही समय पर ट्रेन नहीं मिली। तो इतनी बड़ी आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, देश दुनिया में संपर्क हैं आपके, एक सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ होती है, जैसे एयरलिफ्ट करके हमने दुनिया भर से लोगों को बुला लिया, जब हमें एहसास था कि आने वाले वक्त में हमें इस तरह की चीज़ें करनी, इस तरह के कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे, तो हमने उसके पहले इस तरह की तैयारी नहीं की। ये अर्थशास्त्री, ये जानकार, ये विपक्ष, सब तरह के लोग कहते हैं कि लॉकडाउन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को समय पर
उनकी परिस्थितियों से, वो कहाँ रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, आगे क्या रोजगार करेंगे, कैसे करेंगे, उन सबके हिसाब से हमको पहले से एक तैयारी करनी थी। और 21 दिन का हमको एक ब्रीडिंग टाइम मिला था, उसमें हम सुनियोजित रूप से योजना बना सकते थे, लोगों की भावना समझ सकते थे। इसलिए कि 21 दिन के पहले लॉकडाउन में ही लोग सड़कों पर आ गए थे, खासतौर से नोएडा और दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियाँ हुई थी। तो क्या हम अनुमान नहीं लगा पाए? मेरा सवाल वही था। नहीं, मेरा जवाब शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में लोगों ने अनुशासन का पालन किया, और पूरे देश में नहीं दुनिया में ये माना गया कि कोरोना के से मुकाबला करने के मामले में दुनिया में यदि किसी नेता ने सबसे बेहतर कदम उठाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। ये सिर्फ देश के लोगों ने नहीं माना, दुनिया के लोगों ने माना, और बल्कि यूरोपीय देशों को और अमेरिका को कटघरे में भी लोगों ने खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी जी जैसी स्ट्रांग विल पावर का परिचय देना चाहिए था। और इतने बड़े देश में जो विविधताओं से भरा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोरोना के जंग लड़ने में जो काम उन्होंने किया, वैसा अन्य देशों में भी होना चाहिए था। और उसके बाद इतने बड़े देश में इस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर्स थे, उनको जिस कुशलता के साथ उनके घरों तक पहुंचाने का भी काम उन्होंने किया, वो भी एप्रिसिएशन उसका भी होना चाहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर चर्चा करेंगे, एक बार रीवा की तरफ लौटेंगे और फिर मुंबई सोनू सूद की तरफ भी जाएंगे। समझेंगे राजन जी का इसके पीछे क्या मकसद था, और वो उन्होंने सोनू सूद से संपर्क किया तो क्या सोच कर किया, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की, खासतौर से पूरे विंध्य में लोगों की मदद की। तो जाहिर है कितने लोगों का हाथ बटाना ज़रूरी है, किस तरह से मदद लेना ज़रूरी है, उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बहुत है, तो हम उनसे समझेंगे कि विस्तार में क्या होने वाला है, वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं।